प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख धाराएं। यस, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख धाराएं। यस, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख धाराएं। नोट करें, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख धाराएं। बेटा, हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन की धाराओं के अंतर्गत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधाराएं या धाराएं अपलोड कर दी हैं, समझा दी है। मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो धाराएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनको मोटे रूप में दो भागों में विभाजित किया जाता है। क्या? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की धाराएं या विचारधाराएं और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की धाराएं या विचारधाराएं। मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाराएं और आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधाराएं। जैसे मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है। क्या? भारतीय राजनीतिक चिंतन की दो प्रमुख विचारधाराएं या धाराएं हैं। पहला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। क्या? प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन। और दूसरा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। बेटा समझिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन को दो प्रमुख धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। जरा समझिएगा, अभी मैं आपको इसको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाऊंगा। मेरा भरसक प्रयास रहता है प्रत्येक लेक्चर में मैं डायग्राम जरूर देता हूं मेरे विद्यार्थियों के लिए। आज भी मैं डायग्राम के माध्यम से, मतलब प्रतिदिन डायग्राम के माध्यम से ही आपको समझाऊंगा मैं। अभी मैं थोड़ा सा कि पृष्ठभूमि बता देता हूं, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम से हम इजीली रूप में जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधाराएं और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधाराओं को समझ सकते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है। आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो तीन जो विचारधाराएं हैं, जैसे धर्म प्रधान, अर्थ प्रधान और दंड प्रधान विचारधाराएं, ये तीन विचारधाराएं प्राचीन भारत के अंतर्गत ये तीन विचारधाराएं मैंने अपलोड कर दी हैं। आप अच्छे से इसके आधार पर पूरे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर सकते हैं, है? उसके बाद में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को हम 6 भागों में विभाजित कर आपको समझाएंगे और इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये नोट करेंगे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन को दो प्रमुख धाराओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन, दूसरा है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसमें हमें आज जो समझना है वो क्या समझना है? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। ठीक है। अब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझना है तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो विचारधाराएं, जो धाराएं हैं, इसको आज हम ले रहे हैं। मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो धाराएं हैं, जो विचारधाराएं, वो कौन कौन सी हैं? मतलब आज से हम आधुनिक राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश कर रहे हैं तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन को हम व्यापक रूप में समझें, इससे पहले हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत कितनी विचारधाराएं हैं। तो मुख्यतः 6 राजनीतिक विचारधाराएं या धाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं या धाराएं। अब 6 कैसे? जैसे मान लीजिएगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात आती है। अब इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ध्यान दें, आप डायग्राम के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। बेटा, जब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात आती है ना, जरा गौर करें, तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत बेटा सभी प्रकार की विचारधाराओं को या धाराओं को प्राचीन भारत में तीन भागों में विभाजित किया गया है। जरा ध्यान दें, 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 3 भाग कौन से हैं? जैसे सबसे पहले तो जो माना गया है प्राचीन भारत के अंतर्गत जो है धर्म प्रधान, यस, धर्म प्रधान राजनीतिक विचारधारा, धर्म प्रधान राजनीतिक विचारधारा या धर्म प्रधान राजनीतिक धारा। दूसरा है प्राचीन भारत में अर्थ प्रधान राजनीतिक
विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा या धारा। ठीक है बेटा। तो प्राचीन भारत में एक तो धर्म प्रधान राजनीतिक विचारधारा थी, एक अर्थ प्रधान विचारधारा थी, और तीसरी कौन सी थी? दंड प्रधान। समझें, तीसरी है दंड प्रधान राजनीतिक विचारधारा। अब बेटा देखो, प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में 3 प्रकार की राजनीतिक विचारधाराएं थी। यस, धर्म प्रधान विचारधारा के प्रमुख प्रणेता कौन थे? मनु ने अपना रचना मनुस्मृति के अंतर्गत जो है राजनीति के ऊपर धर्म की प्रधानता को स्वीकार किया है। ठीक है। दूसरा है अर्थ प्रधान विचारधारा मूलतः देने वाले कौन है? यस, बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। वैसे कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी जो है अर्थ प्रधान विचारधारा का समर्थन किया है। तीसरा है दंड प्रधान विचारधारा के प्रणेता कौन है? ऊष्णा। हालांकि शुक्र ने भी अपनी रचना शुक्र नीतिसार के अंतर्गत दंड प्रधान राजनीतिक विचारधारा का समर्थन किया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का जब आप अध्ययन करेंगे तो विशेषकर 3 धाराएं या विचारधाराएं आपको मिलेंगी। कौन कौन सी? धर्म प्रधान विचारधारा, जो कि धर्मशास्त्र को राजनीति शास्त्र पर प्रधानता देता है, धर्मशास्त्र को प्रथम स्थान दिया जाता है, और मनु तो मूलतः धर्मशास्त्री थे। दूसरा है अर्थ प्रधान राजनीतिक विचारधारा अर्थ को प्रमुख मानती है, संपत्ति को प्रमुख मानती है। तो आप देखिएगा कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी इसका उल्लेख किया है। तीसरा है धन प्रधान विचारधारा विशेषकर राजनीति शास्त्र को प्रथम स्थान देती है, दंड नीति को प्रथम स्थान देती है। किसको? दंड नीति को प्रथम स्थान देती है। प्राचीन भारत में दंड नीति को राजनीति शास्त्र कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में 3 राजनीतिक विचारधाराएं होगी। आप इन 3 राजनीतिक विचारधाराओं के व्यापक रूप में समझना चाहते हैं तो मैंने पीछे लेक्चर अपलोड कर दिया, किस नाम से? प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधाराएं नाम से। ठीक है। आज तो हम आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं की चर्चा करेंगे। किसमें? भारत में, अर्थात आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा या धाराओं की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि आज से हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश कर रहे हैं, और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का जो जनक है वो कौन है? राजा राम मोहन राय। कौन है बेटा? राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय को हम शुरू करें उससे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं कि राजा राम मोहन राय से लेकर आज तक जितने भी भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उन सभी विचारकों का आप इन 6 विचारधाराओं के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। 6 धाराओं का मतलब क्या है? 6 धाराओं का मतलब यहाँ ये होगा, क्या होगा कि बेटा वास्तव में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत राजा राम मोहन राय से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय तक आ जाइएगा, आज तक आ जाइएगा, इन सभी विद्वानों के द्वारा अपने जो विचार दिए गए हैं उन विचारों को मोटे रूप में हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मतलब इनको 6 धाराओं में 6 विचारधाराओं में विभाजित कर सकते हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उन 6 भागों के आधार पर राजा राम मोहन राय से लेकर के आज तक के भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचारों का अध्ययन कर सकते हैं। अब वो 6 विचार कौन कौन से, मैं एक बार आपको नाम बता देता हूँ, उसके बाद में इन सबकी व्याख्या करेंगे। चलिए लिखते जाएं आप मेरे साथ, बेटा नोट करें। सबसे जो पहली विचारधारा आती है, कौन सी आती है? मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की पहली जो धारा या विचारधारा है वो कौन सी है? नोट करेंगे, मैं शॉर्ट में लिखता जाऊंगा, पूरा लिख लेंगे। धार्मिक सामाजिक यस सुधार आंदोलन। ठीक है बेटा, आंदोलन। यस, पहला कौन सा होगा विचारधारा? धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है बेटा। तो पहली विचारधारा कौन सी होगी? धार्मिक सामाजिक, फिर से बोल रहा हूँ, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। जैसे इसके बारे में हम विशेषकर
राजा राम मोहन राय का नाम ले सकते हैं, और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश भी राजा राम मोहन राय से तो करेंगे हम। ये तो मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से कि आप राजा राम मोहन राय से लेकर के आज तक के सभी आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन इस डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चलिए बेटा, पहली विचारधारा होगी, यस। अब दूसरी विचारधारा नोट करेंगे। दूसरी विचारधारा नोट करें, यस। दूसरी विचारधारा है बेटा उदारवादी विचारधारा। नोट करें, उदारवादी विचारधारा। मैं शॉर्ट में लिख दिया है, आप लिख लेंगे उदारवादी विचारधारा। बेटा, जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत जो दूसरी विचारधारा आती है वो आती है उदारवादी विचारधारा, है ना। उदारवादी विचारधारा के जो महत्वपूर्ण समर्थक हैं वो कौन है बेटा? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। बाकी अनेकों हैं, लेकिन मैं यहाँ केवल आपको थोड़ा सा जो है संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों का आप अध्ययन किस तरीके से करेंगे, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधाराओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। इन 6 भागों के आधार पर आप संपूर्ण आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा हो गया उदारवादी। तीसरा है बेटा, तीसरा नोट करें, तीसरी विचारधारा है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, यस। 3 हो गए, तो जरा ध्यान दें यहाँ। अब उग्र राष्ट्रवादी जो विचारधारा है ना बेटा, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की जो महत्वपूर्ण विद्वान है कौन है? लाल बाल पाल, विशेषकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि सर उदार राष्ट्रवादी विचारधारा और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा में क्या डिफरेंस है? तो बेटा, उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के जो विद्वान हैं, जैसे विशेषकर इसका जो लीडर है, नेता है गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके ये विचार थे कि भाई हम क्या है, चूँकि ये भारत के अधीन थे, हम भारत जो था ब्रिटेन के अधीन था, ठीक है। तो ये भारतीय विचारधारा के अधीन है लेकिन ब्रिटिश विचारधारा के अधीन है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने स्पष्ट कह दिया था कि हमें आज़ादी तो चाहिए लेकिन हम अभी उस लायक नहीं हुए हैं। हमारे समाज में काफ़ी अव्यवस्थाएँ हैं, समाज में अनेकों कुरीतियाँ हैं, तो सबसे पहले हम समाज व्यवस्था को सुधार लें, उसके बाद में जैसे ही हम इस लायक हो जाएंगे, सत्ता को संभालने लायक हो जाएंगे, तो जो है ब्रिटिश सरकार तो बड़ी दयालु है, वो हमको आज़ादी दे देंगे। तो उदार राष्ट्रवादी तो पहले ये कह रहे हैं कि भाई आज़ादी तो चाहिए लेकिन हम इसके लायक तो बने। तो पहले जो उदार राष्ट्रवादी हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, इसके लीडर नेता, वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले आप अपनी समाज व्यवस्था को सुधार लो, उसके बाद में जो है अंग्रेज लोग तो वैसे भी बड़े दयालु हैं, गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे हैं ये हमको आज़ादी दे देंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ में जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, इसका लीडर नेता कौन है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया कि उदार राष्ट्रवादी भीख मांग रहे हैं, जिसको कि इन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी कि आप लोग ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेजों से भीख मांग रहे हैं और भीख मांगने वालों को कभी भीख नहीं मिलती है और मिलनी भी नहीं चाहिए। तिलक यहाँ स्पष्ट रूप में कह देते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार में से लेकर आऊँगा, अर्थात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया कि हमारी समाज व्यवस्था में भले कितनी कमियाँ हों, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सबसे पहले आज़ादी चाहिए, आज़ादी मिलने के बाद में हम हमारी समाज व्यवस्था में जितनी भी कमियाँ उनको दूर कर लेंगे। जरा आप देखिएगा, इसका मतलब यह है कि उदार राष्ट्रवादी विचारधारा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का साध्य तो एक ही है, स्वतंत्रता प्राप्ति, लेकिन साधनों में अंतर है, साधनों में अंतर है। एक तो ये उदार राष्ट्रवादी विचारधारा के साधन संवैधानिक हैं, संवैधानिक साधनों से आज़ादी चाहते हैं, जबकि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के जो विद्वान हैं वो आज़ादी की प्राप्ति करना चाहते थे, केवल संवैधानिक नहीं। उन्होंने कह दिया कि गैर संवैधानिक साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि तिलक ने स्वयं ने कहा था कि हमने संवैधानिक साधनों को इस्तेमाल करने की सौगंध नहीं उठा रखी है, प्रतिज्ञा नहीं की है, हमें जो भी अच्छा लगेगा उस साधन का हम इस्तेमाल करेंगे। एक अंतर और है, अंतर क्या है ये कि उदार राष्ट्रवादी तो क्या करते हैं, पहले कह रहे हैं कि समाज को सुधार लो, समाज व्यवस्था में जितनी बुराई है उनको दूर कर लो, उसके बाद ब्रिटिश सरकार आप इस लायक हो जाएंगे तो आज़ादी दे देंगे। तिलक अर्थात उग्र राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि हमारे समाज व्यवस्था में कमियां हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तो पहले आज़ादी चाहिए। तो ये अंतर आ जाता है, ठीक है बेटा। 3 हो गया। अब इसके बाद में जो चौथी विचारधारा है, नोट करेंगे, चौथी विचारधारा है धर्म और राजनीति। धर्म और राजनीति
राजनीति का समन्वय, राजनीति का, धर्म और राजनीति का समन्वय, धर्म और राजनीति का समन्वय, नोट करें, धर्म और राजनीति का समन्वय, क्लियर हो गया, धर्म और राजनीति का समन्वय। अब देखो वास्तविक रूप में देखा जाए तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो चौथी विचारधारा आती है वो आती है धर्म और राजनीति का समन्वय। बेटा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भी धर्म और राजनीति के समन्वय की बात की गई है, और ये कहा गया है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भी मनु ने स्पष्ट रूप में ये बात कही है क्या कि राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए, और यही बात आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत भी स्वीकार की गई है कि राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए, राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता होना चाहिए, राजनीतिक आधार समाज के सर्वोच्च मूल्य होना चाहिए। जैसा कि विशेषकर गोपाल कृष्ण गोखले और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इसका समर्थन किया और साफ कह दिया कि राजनीतिक आधार धर्म और नैतिकता होना ही चाहिए। गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि धर्म विहीन राजनीति हो ही नहीं सकती, तो मौत का फंदा होती है। तो ये भी इसके एक धारा है, विचारधारा है, जो कि ये कहते हैं कि राजनीतिक आधार धर्म नैतिकता होना चाहिए। जैसा है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भी कहा है, उसके बाद में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भी कहा है। अब गांधी जी ने इसी बात को लेकर तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना जो है गुरु माना है, राजनीतिक गुरु माना है। अब इसके बाद में हम लेंगे पाँचवीं या चार होगी धर्म और राजनीति का समन्वय। पाँचवीं जो विचारधारा है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत, नोट करेंगे पांचवी विचारधारा क्या है बेटा, यस नोट करें, पांचवी विचारधारा है समन्वयवादी, 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 यस समन्वयवादी विचारधारा, समन्वयवादी विचारधारा, नोट करेंगे समन्वयवादी विचारधारा। बेटा जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करेंगे तो इसके अंतर्गत पांचवी जो विचारधारा उभरकर सामने आती है वो कौन सी आती है, समन्वयवादी विचारधारा। अब समन्वयवादी का मतलब इसमें किसका समन्वय किया गया है बेटा, उदार राष्ट्रवादी विचारधारा और उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का समन्वय किया गया है। ठीक है, कैसे किया गया है ये हम पीछे जो नोट्स बनाए उसके अंतर्गत सारी बातें बता दी हैं और हम समझाएंगे भी। और फिर अंत में जो छठी आती है वो आती है समाजवादी, नोट करेंगे समाजवादी तथा सर्वोदयवाद। क्या है, सर्वोदयवाद। अब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समग्र रूप में समझना है तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मुख्यतः 6 धाराएं हैं, 6 विचारधाराएं हैं। एक बार पुनः नाम दोहरा रहा हूँ मैं। नंबर 1 धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय सबसे महत्वपूर्ण आएगा, यस। दूसरा है उदार राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। तीसरा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसका नेतृत्व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया है। ठीक है, इसके बाद में चौथा आता है धर्म और राजनीति का समन्वय, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले और मोहनदास करमचंद गांधी जी आएंगे। पांचवा है समन्वयवादी विचारधारा। तो समन्वयवादी विचारधारा की बात आती है तो इसके अंतर्गत जो है राजा राम मोहन राय का भी नाम आ गया, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भी पूर्व और पश्चिम के विचारों में समन्वय किया है। और जो छठी विचारधारा आती है वो आती है समाजवाद तथा सर्वोदयवाद। इसके अंतर्गत जो है विनोबा भावे जैसे विचारकों को लिया जा सकता है। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को बेहतर तरीके से समझना है तो आप इन 6 बिंदुओं के माध्यम से पूरे के पूरे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की धाराएं विचारधाराओं की बात करेंगे तो उसमें 3 धाराएं या विचारधाराएं। पहली कौन सी है, धर्म प्रधान विचारधारा, इसका प्रणेता यस मनु है। दूसरा क्या है, अर्थ प्रधान विचारधारा, जिसका प्रणेता बृहस्पति है, वैसे कौटिल्य भी है। और इसके बाद में तीसरा है दंड प्रधान विचारधारा, जिसका प्रणेता उष्णा है। वैसे शुक्र ने भी अपनी रचना शुक्र नीति सार में इसकी चर्चा की है। तो ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधाराएं 3 होगी और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की कितनी विचारधारा होगी, 6 विचारधारा होगी। 6 और 3 यस 9।
पूरे भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन का यदि आप अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की 3 विचारधाराओं को समझ जाएगा और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ये जो 6 विचारधाराएं इनको समझ जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने आपको थोड़ा सा जो है अच्छे से ये बात समझा दी है कि बेटा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का आप किस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपके लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं, आप इनको एक एक करके देख सकते हैं। जैसे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात आती है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो धाराएं हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात आती है तो ये मैंने सारा यहाँ नोट कर दिया, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये आएगा कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वर्तमान तक का जो भारतीय सामाजिक राजनीतिक चिंतन है वही आधुनिक के अंतर्गत आता है। इससे पीछे का जो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आएगा। अब ये जो 6 विचारधाराएं मैंने बता दी हैं कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को जो प्रमुख धाराएं विचारधाराएं हैं उनको 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे सबसे पहला आ गया, पहली है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो इसके अंतर्गत जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि आ जाते हैं। इन सब के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी विचारधारा आ जाती है, कौन सी? उदारवादी मितवादी विचारधारा। इसके जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं इनके नाम लिख दिए मैंने, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि हैं। ठीक है, ये संविधानवाद, संसदीय लोकतंत्र, स्थानीय स्वशासन, प्रशासनिक सुधार, नागरिक सेवाओं के भारतीयकरण के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हैं। मतलब ये जो है संविधानवाद और संसदीय लोकतंत्र, स्थानीय शासन, प्रशासनिक सुधार, नागरिक सेवाओं के अंतर्गत विश्वास करते हैं। इसी आधार पर इन्होंने अपने विचार दिए हैं। तीसरा जो आ जाता है, तीसरी विचारधारा है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है। इसके अंतर्गत विशेषकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मतलब लाल बाल पाल, तीनों आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज्य के कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया है और स्वराज्य प्राप्ति इनका मूल लक्ष्य था, किनका? उग्र राष्ट्रवादियों का। ठीक है, इसके बाद में चौथी विचारधारा आ जाती है धर्म और राजनीति के समन्वय पर जोर देती है ये है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये सारा मैंने बता दिया। इसके अंतर्गत जैसे सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद इकबाल जिन्ना आदि ने राष्ट्रीय समग्रता के स्थान पर मुस्लिम अस्तित्व संरक्षण के संकीर्ण विचार प्रस्तुत किए थे, तो ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में 5वां जो विचारधारा आ जाता है वह है समन्वयवादी और इस धारा के जो प्रमुख विचारक हैं वो अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि इसमें आते हैं। ये सारा देख लेंगे और इसमें इन्होंने मानव गरिमा, व्यक्तित्व, स्वतंत्रता, शोषण का विरोध, विश्व बंधुत्व, धार्मिक सहिष्णुता आदि विचारों को दिया। ठीक है, और छठा जो आ जाता है वो समाजवाद तथा सर्वदेवाद संबंधित है और इससे संबंधित मानवेंद्रनाथ राय। ये मानवेंद्रनाथ वही हैं जिन्होंने नवमानववाद की विचारधारा दी है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है बेटा, एम एन राय की मौलिक नवमानववाद की स्थापना याग ने यहाँ पर में तथा साम्यवाद की कटु आलोचना में परिलक्षित होती है। विनोबा भावे ने गांधी जी के विचारों को व्यवहार रूप देने का सफल कार्य किया। इसके बाद में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की इन 6 विचारधाराओं के साथ ही मैंने एक बात और ली है, जिससे कि मेरे विद्यार्थी अब जब हम राजा राम मोहन राय शुरू करेंगे तो वहाँ मुझे दिक्कत नहीं आएगी। फिर राजा राम मोहन राय से लेकर मैं दीनदयाल उपाध्याय तक सब बातें अच्छे से समझा सकूँगा, यदि बातें समझ जाएंगी। यहाँ मैंने बताया योगदान, मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या योगदान रहा है, अर्थात आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन ने राजनीति विज्ञान को क्या कुछ दिया है, राजनीति शास्त्रों को क्या कुछ दिया है। जैसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का योगदान रहा है, जो कि पिछला लेक्चर ही मैंने अपलोड किया है, इसी तरीके से आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का भी अपना योगदान या देन रहा है। ये मैंने यहाँ पर जो है 7 बिंदु नोट कर दिए, जिससे कि आप अच्छे समझ सकते हैं। जैसे मैंने नोट कर दिया कि हाँ, सबसे पहले विचारणीय प्रश्न ये बनता भी है क्या कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों का क्या योगदान है। तो डॉक्टर अप्पादोराय ने भारत का निम्न दृष्टि से चिंतन के क्षेत्र में मौलिक योगदान माना है। नंबर 1, पराधीन व्यक्तियों की सरकारों को भी सहमति न की शक्ति को अपनी सरकार का आधार बनाना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है। मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन से ये बात सीखने के लिए मिलती है कि पराधीन व्यक्तियों की सरकारों को भी सहमति से न कि शक्ति को अपनी सरकार का आधार बनाना चाहिए। दूसरा है स्वशासन सुशासन से न केवल उत्तम है बल्कि सुशासन के लिए आवश्यक भी है। क्या? स्वशासन, स्वयं का शासन, सुशासन से, अच्छे शासन से न केवल उत्तम है बल्कि सुशासन के लिए अत्यावश्यक भी है। ठीक है। तीसरा है वांछित साध्य के लिए उचित साधनों को प्राप्त तथा ग्रहण करना। अभी कितनी महत्वपूर्ण बात बताई थी इसे कि वांछित साध्य के लिए उचित साधनों को प्राप्त तथा ग्रहण करना चाहिए। मतलब सबसे पहली बात तो एक आपका साध्य क्या है, और साध्य भी आपका
उचित होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। अब आपका लक्ष्य साध्य है, उचित है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, तो इसकी प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र होने चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने इस बात के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण रूप में बल दिया है कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। गांधी जी ने कहा कि हमारा साध्य वाले ही स्वतंत्रता प्राप्ति है, लेकिन जब साध्य हमारा पवित्र है तो हमारे साधन ही पवित्र होने चाहिए, इसलिए हम आज़ादी की प्राप्ति हिंसा से नहीं करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस बात का समर्थन किया। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से पहले बात कह देते हैं, उसके बाद में गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले की बातों को मान लेते हैं, उनका अपना गुरु भी मानते हैं। गांधी जी का गुरु कौन है? यस, गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा है, राज्य का उद्देश्य मात्र अधिकतम व्यक्तियों या अधिकतम सुख न होकर प्रत्येक व्यक्ति कल्याण होना चाहिए। बेटा चौथी बात सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पश्चिमी राजनीतिक के विचारकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक विचारक आता है जेरेमी बेंथम, जिनको कि उपयुक्तवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। उपयुक्तवादी विचारधारा का जनक माना जाता है। मैंने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत 46 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, 46, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जेरेमी बेंथम की उपयुक्तवादी विचारधारा का जो मूल आधार है वो यही है, क्या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, क्या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, मतलब सरकार ये देखे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिस कार्य से सुख की प्राप्ति होती है, जिस कानून से सुख की प्राप्ति होती है, वो कानून बना दो, उस कार्य को कर लो। लेकिन भारत के अंतर्गत, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है सर्वोदय की बात की गई है, अंत्योदय की बात की गई है, अंतिम से अंतिम व्यक्ति को दे की बात की गई है, सबके उदय की बात की गई है। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि भाई सरकार वो कानून बनाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो, कुछ लोग दुख पा रहे हैं तो इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, भारत में तो साफ कह दिया है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख न होकर प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। तो ये आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की बहुत महत्वपूर्ण देन है कि प्रत्येक व्यक्ति कल्याण की बात की जाती है। जबकि जेरेमी बेंथम ने कह दिया कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, कि उस कार्य को करें, वो कानून बनाए सरकार जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख की प्राप्ति हो। पाँचवा है, न्यासकारिता के सिद्धांत के अनुसार धनाढ़ वर्ग को अपने अतिरिक्त धन का उपयोग दरिद्र हित में करना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भाई जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है तो उस धन का प्रयोग वो जो गरीब लोग हैं, दरिद्र हैं, उनके लिए किया जाए। बहुत अच्छी बात है ये। और छठा है, जहाँ साधारण राजनीतिक तरह तथा आग्रह पद्धतियाँ विफल हो जाती है वहाँ व्यक्तिगत यातना द्वारा इच्छित शुभकामनाएं एवं व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। मतलब जब राजनीतिक तर्क या आग्रह की पद्धति विफल हो जाती है तो वहाँ व्यक्तिगत यातना द्वारा इच्छित शुभकामनाएं मान्य व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जब वास्तव में ये देखा जाता है कि भाई राजनीतिक तरफ भी विफल हो गई, राजनीतिक तर्क विफल हो गए, आग्रह कर लिया, आग्रह की पद्धति विफल हो गई, तो अंत में आप देखिएगा जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सत्याग्रह की बात की कि अपने स्वयं को कष्ट दो, सत्य पर आरूढ़ रहें, स्वयं को कष्ट दो। आप स्वयं को कष्ट देंगे तो सामने वाले की आत्मा द्रवित हो जाएगी, बदल जाएगी और आपकी बात मान लेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात कही कि आपने स्वयं को कष्ट दो, स्वयं को कष्ट दो, ठीक है। सातवां है, समाजवादी सिद्धांत को पूंजीवाद तथा साम्यवाद से अपने मूलभूत उद्देश्यों को उधार लेने के स्थान पर एक स्वशासित दिशा में राजनीतिक एवं आर्थिक विकेंद्रीकरण प्राप्त करना चाहिए। सातवीं बात है। तो ये जो 7 की 7 बातें हैं ये आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की देन या योगदान है। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जाए कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या योगदान रहा है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की क्या देन है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राजनीतिक विज्ञान को क्या कुछ दिया है, इन 7 बिंदुओं के आधार पर आप अच्छे से समझा सकते हैं। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के योगदान को आप 7 बिंदु समझा सकते हैं। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो विचारधाराएँ ये मुख्यतः 6 भागों में विभाजित की जाती हैं। अब जैसे ही हम आगे का जो लेक्चर लेंगे राजा राम मोहन राय से शुरू करेंगे और दीनदयाल उपाध्याय तक हम चलेंगे, आज तक भी हम बताएंगे, आज तक के जो विचारक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक सबकी चर्चा करेंगे। बेटा आपको सिर्फ ये 2 बातें ध्यान रखिए। क्या? एक तो ये ध्यान रखना है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जो आधुनिक चिंतक हैं इन्होंने क्या कुछ दिया है, मतलब राजनीति विज्ञान क्या दिया है, राजनीतिक शास्त्र क्या दिया है, तो ये 7 बातें दी हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत जितने भी विचारक हैं उन सब विचारकों की विचारधाराओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। आप राजा राम मोहन राय से अध्ययन करेंगे और गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी तक पहुंच जाएंगे, दीनदयाल उपाध्याय तक पहुंच जाएंगे, तो इन 6 विचारधाराओं में कहीं ना कहीं इन सभी विचारकों के विचारों को स्थान दिया जा सकता है। वो 6 विचारधाराएँ कौन सी हैं मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अंत में पुनः दोहरा रहा हूँ, अच्छे से याद हो जानी चाहिए क्या क्या है वो। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधाराएँ, पहली तो क्या है बेटा, प्रारंभ में धार्मिक,
सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय का नाम विशेषकर आ जाता है ना। दयानंद सरस्वती का नाम भी इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। विवेकानंद का भी नाम इसमें आ जाता है। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। दूसरा, उदार राष्ट्रवादी विचारधारा, जिसका नेता गोपाल कृष्ण गोखले। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा तीसरा, जिसका नेता तिलक है, ठीक है बेटा। चौथा, धर्म और राजनीति का समन्वय, इसमें गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का नाम लिया जा सकता है। और पांचवा है बेटा समन्वयवादी विचारधारा, इसके अंतर्गत उदार राष्ट्रवादी विचारधारा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का समन्वय किया जाता है। और छठा है समाजवाद और सर्वोदयवाद की विचारधारा। मतलब आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का आप अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको विभाजित कर लेंगे कि पूरे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को हम 6 विचारधाराओं के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। सभी विचार को किसी न किसी रूप में इन 6 विचारधाराओं में स्थान दिया जा सकता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात आती है तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत सभी धाराओं या विचारधाराओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, धर्म प्रधान विचारधारा, प्रणेता मनु है, रचना मनुस्मृति। दूसरा, अर्थ प्रधान विचारधारा, प्रणेता बृहस्पति हैं और कौटिल्य भी हैं, समर्थक है कौटिल्य, ठीक है। तीसरा क्या है, दंड प्रधान विचारधारा, प्रणेता उष्णा है और शुक्र ने भी अपने शुक्र नीतिसार में इसकी चर्चा की है। तो प्राचीन भारत की 3 विचारधाराएं हैं, धर्म प्रधान विचारधारा, अर्थ प्रधान विचारधारा, दंड प्रधान विचारधारा। और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत 6 धाराएं या विचारधाराएं, जिसका कि मैंने अच्छे से यहाँ पर उल्लेख कर दिया है, आपको समझा दिया है डायग्राम के माध्यम से। सारे जो नोट्स हैं मैंने तैयार भी कर दिए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है आप इन सब बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर आपसे चाहे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विचारधाराएं योगदान के बारे में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए तो मुझे पूरा विश्वास है आपका आंसर किसी भी रूप में गलत नहीं हो सकता। आप इस आधार पर डायग्राम तैयार कर लेंगे और डायग्राम के माध्यम से आप अच्छे से समझा सकते हैं। डायग्राम का तरीका मैं और बता देता हूँ आपको। जैसे डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे, मान लीजिएगा मैं ये कहूँगा कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो धाराएँ या विचारधाराएँ हैं, इनको मान लीजिएगा हमने जो है 6 धाराएं विचारधारा बताई, तो आप इस तरीके से तैयार करेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिएगा ये डायग्राम इस तरीके से तैयार करेंगे। पहली विचारधारा होगी, पहली विचारधारा कौन सी है, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। उसके बाद हम तीर का निशान दे देंगे। दूसरा हो गया, दूसरी विचारधारा कौन सी होगी, हमने आपको बताया था, यस, उदारवादी राष्ट्रीय विचारधारा। नोट करें, उदारवादी राष्ट्रीय विचारधारा। तीसरा, नोट करें, तीसरा उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा, ठीक है बेटा। इसके बाद में तीर का निशान ले लेंगे नीचे। फिर यहाँ चौथा नंबर, मैं नंबरिंग डाल रहा हूँ, इसमें आप नाम लिख के जाएंगे। चौथा है धर्म और राजनीति का समन्वय, चौथे में लिख लेंगे धर्म और राजनीति का समन्वय। 5वें में कर लेंगे आप समन्वयवादी विचारधारा, जिसमें कि उदार राष्ट्रवादी विचारधारा और राष्ट्रवादी विचारधारा का समन्वय किया जाता है। और 6ठे में ले लेंगे आप समाजवादी तथा सर्वोदयवाद की विचारधारा। इस तरीके से आप ये डायग्राम तैयार कर लेंगे, ठीक है बेटा। और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात आती है तो उसमें जो है तीन विचारधारा हैं। नंबर 1 धर्म प्रधान विचारधारा, तीर का निशान। नंबर 2 अर्थ प्रधान विचारधारा, अर्थ प्रधान विचारधारा। नंबर 3, तो नंबर 3 में आप यहाँ ले लेंगे, ये लो, इस तरीके से डायग्राम तैयार करेंगे आप इनकी। इसमें क्या जाएगा, नंबर 3 में दंड प्रधान विचारधारा। तो ये तीनों विचारधारा यहाँ लिख लेंगे और 6 की 6 विचारधारा यहाँ लिख लेंगे। इस तरीके से आप अपना जो है चित्र नंबर 1 और जो है चित्र नंबर 2, ये 2 डायग्राम बना लेंगे। और 2 डायग्राम बना करके ये आपके बिंदु भी तैयार हो जाएंगे। और कहीं से भी कोई प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल संक्षेप में हो जाएगा। एग्जाम टाइम में आप केवल इतना सा देख जाना, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ये वाला जो मैंने बताया ना, ये वाला, बस ये केवल इतना सा तैयार कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर 6 बिंदु हैं, 6 के 6 नोट कर लेंगे। यहाँ पर 3, मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में 3 धाराएं विचारधाराएं हैं। आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत 6 धाराएं विचारधाराएं हैं। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की धाराएं भी समझ में आ जाएंगी और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की धाराएं भी समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद में फिर बात आती है किसकी,
योगदान की कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन ने क्या योगदान दिया, तो योगदान के बिंदु 7 बनते हैं। तो इसी तरीके से नंबर 1 पहला योगदान ले लेंगे, दूसरा योगदान ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद में तीसरा योगदान ले लेंगे, ठीक है, तीसरा योगदान हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ चौथा योगदान हो जाएगा, है ना, फिर यहाँ तीर का निशान लगाएंगे, पाँचवा योगदान हो जाएगा, फिर जो है छठा योगदान हो जाएगा, ठीक है, ये पाँचवा हो गया, ये छठा हो गया, और उसके बाद में जो यहाँ से ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ, और ये फिर आप इसमें कर देंगे, ये 7वां योगदान हो जाएगा। इस तरीके से जो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के योगदान को आप 7 बिंदुओं के माध्यम से ये डायग्राम बना लेंगे और ऐसे नोट कर लेंगे। उसके बाद में आपके अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे, और कहीं पर भी आपको मान लीजिएगा और बातें नोट करनी हो तो ये सारी बातें आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती है, ठीक है बेटा। तो ये आज का हो गया हमारा जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख धाराएँ, ठीक है बेटा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप जो है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो प्रमुख धाराएँ विचारधाराएँ उनको अच्छे से समझ गए होंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।